अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास 9 का फेल्ड पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 37 करने वाले हैं। और जब आज का टॉपिक होगा वो सेवन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान होगा 1962 का, यानी कि 1962 के आइन के अहम खदोखाल को हम आज डिस्कस करेंगे। और उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो हमारा पहला प्रेसिडेंशियल जो कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी कि सदारती आइन जो बनाया गया था पाकिस्तान की तरफ से, वो पहला जो बना था वो 1962 में बना था। ठीक है बेटा, 1962 में बना था। 1956 का आइन जो बना था 1956 का, वो डेमोक्रेटिक आइन था जिसको अबॉलिश किया गया था इस आइन के थ्रू। ठीक है बेटा, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो इसको शुरू से आखिर तक देखो और ये ज़रूर जानने की कोशिश करो कि इसमें से जो MCQs हैं वो किस तरह के बनेंगे और किस तरह के आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि हमने लास्ट लेक्चर में जो हमने जो टॉपिक जो डिस्कस किया था वो मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस था 1961 का, जो जनरल मोहम्मद अय्यूब खान ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है, इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको चीज़ समझ में ना आए तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं इसको ज़रूर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको ज़रूर देखें और हमारे साथ ज़रूर डिस्कस करें। ठीक है, आज के टॉपिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो सवाल आपके पास बहुत ही आसान सा आता है, जिसमें तारुफ में अगर आप नोट करें तो आपसे पूछ लिया जाए कि सैलेंट फीचर्स यानी कि नुमाया खसूसियात बयान करें 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन की, या फिर इस्लामिक प्रोविजंस यानी कि इस्लामी दफादात जितने भी हैं वो बयान करें 1962 के हिसाब से। तो अगर देखा जाए तो मेजर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा, एक सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जो पहले प्रेसिडेंट थे इस्कंदर मिर्ज़ा साहब, उन्होंने अबॉलिश किया 7 अक्टूबर 1958 को। क्योंकि हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था उससे पहले हमने जो नोट किया था कि बेसिक डेमोक्रेसीज़ का जो कॉन्सेप्ट जो लाना था वो यहीं पर लाना था, और यही वजह थी कि फ़र्स्ट मार्शल लॉ जो लगा पाकिस्तान में वो 7 अक्टूबर 1958 में लगा। और जो अबॉलिश किया, जो ख़त्म हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन, वो था 1956 का। प्लीज़ अच्छी तरह याद रखिएगा, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन पहले अबॉलिश किया गया है, यानी कि ख़त्म किया गया है। ये रनिंग में था, इसको एब्रोगेट कर दिया गया और फिर फर्स्ट मार्शल लॉ लगाया गया। अच्छा, अब यहाँ से एक सवाल आता है कि मार्शल लॉ क्या होता है बेटा। तो मार्शल लॉ एक सिंपल तरीके से अगर आप देखो तो जितनी भी सिविलियन कमांड होती है पूरे मुल्क की, उस कमांड को हटाकर कौन आके बैठ जाती है, सिर्फ आर्मी। नीचे सारे सिविलियन ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो ऊपर की अथॉरिटी होती है, जो सारी चीज़ों को तय कर रही होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स को जो लागू कर रही होती है, वो सारी की सारी आर्मी आके बैठ जाती है। अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये आता है कि क्या सारे कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या अबॉलिश हो जाते हैं? यस, अबॉलिश नहीं होते, मगर उनके जितने भी वर्किंग क्राइटेरिया होता है एज अ सिविलियन वो सब खत्म हो चुका होता है। ठीक है, वहाँ पे भी सिविलियन कोई आके नहीं बैठता एज अ हेड, वहाँ पे सारे के सारे आर्मी के लोग आगे बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे जब आर्मी के लोग आगे बैठ गए तो आपको एक अंदाज़ा होगा कि उस वक्त के जो जनरल मोहम्मद अय्यूब खान साहब, तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे पाकिस्तान के, वही आके बैठे और उन्होंने इस मार्शल लगाया। तो वो फर्स्ट चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी वही हैं। ठीक है बेटा, पहले चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर प्लस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और इसी बिहाफ पर अगर फरवरी 1960 को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कायम की, जिसको कॉन्स्टिट्यूट कमेटी कहा जाता है। वो 10 मेंबरान पर थी, 10 मेंबर्स पर। ठीक है, और उन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की, क्योंकि एब्रोगेट हो गया था कौन सा, ख़त्म कौन सा हो गया था 1956 का। अब मुल्क में आइन की वापस से कमी है, तो इन्होंने बनाने की कोशिश की। और उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले जो उन्होंने अपॉइंट किया वो शाहबुद्दीन साहब थे, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। क्योंकि लॉज बना रहे हैं तो लॉज के लिए लॉ ही अगर देखा जाए तो उसमें लॉयर्स का काम और चीफ जस्टिस का काम बहुत ज़्यादा था। इसी तरह मंजूर कादरी साहब जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के बाद में हेड हुए, और उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मई 6 1961 में, यानी कि 6 मई को 1961 के दिन, यानी कि जब ये पूरा तय हुआ कि ड्राफ्ट बनाया जाएगा, उसी दौरान थोड़ा बहुत बोलते हैं ना, ड्राफ्टिंग के दौरान जो मिसकंसेप्शंस होते हैं, जो चेंजिंग करनी होती है, वो सारी चेंजिंग करने के लिए पार्लियामेंट थी ही नहीं। अब हैरानी की बात यहाँ पर ये होती है कि वो डिज़ोल्व हो चुकी थी, सब कुछ डिज़ोल्व हो गया। अब कमांड पूरी की पूरी आर्मी की है, तो अब इसको बनाने के लिए किसके पास जा रहा है, आर्मी के पास ही जा रहा है। और जब आर्मी के पास जा रहा है तो हेडेड जितने भी थे लोग वो उसको राज़ी में आ रहे थे। अब वो राज़ी जब कर रहे हैं तो जून 8 1962 में, यानी कि एक साल में ही ये आइन बन गया। अब इसमें कोई रद्दोबदल नहीं हो सकता था, इसमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं हो सकती थी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती थी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेटा कि जब कोई पार्लियामेंट ही नहीं है, जब कोई आपकी सारी डिज़ोल्व हो चुकी हैं, तो अब यहाँ पे बनाना भी बहुत आसान है कवानीन को। ठीक है ना, अब कवानीन जो ये बनाए गए, अब वो उसूलन क्यों बनाए गए, क्योंकि यहाँ पे अब प्रेसिडेंट की कमी है। अब प्रेसिडेंट की कमी है तो उस वक्त प्रेसिडेंट की जो कमी भी पूरी कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, जनरल मोहम्मद अय्यूब खान, बिकॉज ही इज़ अ चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर प्लस क्या है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब एक औहदा जो एक्टिंग प्रेसिडेंट का ख़त्म हुआ है वो भी कौन अपना गए,
चीफ जनरल मोहम्मद अयूब खान। तो उन्होंने अप्रूव करवा दिया। जब उन्होंने अप्रूव करवा दिया तो तीनों ओहदे उन्हीं के पास हैं। अब तीनों ओहदे उन्हीं के पास हैं तो यहाँ पर एक होता है कि उसकी नुमाया खसूसियात क्या हैं। अब उनको तो इतना मैटर नहीं लगा, वो इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये तहरीरी आइन था। ठीक है, पहली बात तो यही है कि तहरीरी आइन है, ये लिखा हुआ आइन है, इसके 234 आर्टिकल्स थे, 6 चैप्टर्स थे, 6 ही जुडिशल रिकॉर्ड्स थे, और प्लस इसमें प्रीएम्बल जो मैं आपको हमेशा बता चुका हूँ, तमहीदी बयान जो होता है प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट, वो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। करार मकासद आपको पता है तीनों आइनों में रखा गया, ये हमारा मकसद था जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे तीसरी जो सबसे बात आती है वो है प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन। ये सदारती आइन था क्योंकि इसमें बेसिक डेमोक्रेटिक का कॉन्सेप्ट था, जिसमें 2 आपके विंग्स बनाए गए। एक ही असम्बली थी, नेशनल असम्बली जो बनाई जा रही थी पार्लियामेंट में, लेकिन उसके 2 विंग थे, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने 40,000 ईस्ट पाकिस्तान के लिए और 40,000 ही वेस्ट पाकिस्तान के लिए बेसिक डेमोक्रेटिक लोकल गवर्नमेंट के हिसाब से लोग अपॉइंट किए। अब लोग अपॉइंट किया तो टोटल मिला के 80,000 नुमाइंदे हैं। अब 80,000 नुमाइंदे हैं तो किसी को यहाँ पर ये नहीं एहसास, एक तरीके से एहसास नहीं हो रहा क्योंकि प्रेसिडेंट ही उनको चूज़ कर रहा है। जब प्रेसिडेंट उनको चूज़ कर रहा है तो बाद में जो इलेक्शन होंगे 65 के, उसमें भी कौन चूज़ करेंगे? वही बंदे, उसी प्रेसिडेंट को, क्योंकि अपनी सीटें बचानी पड़ेंगी। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इलेक्टोरल कॉलेज का कि उन्होंने बना दिया था एक ऐवान का। जब एक ऐवान का बना दिया तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन था, ये सिर्फ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन था, ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन था। अब जब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन था जहाँ पे फेडरेशन आ रही थी तो वहाँ पे प्रोविजनल और नेशनल असेंबली को दोनों कौन देख रहे हैं? बेसिक डेमोक्रेटिक मेंबर्स। 80,000 मेंबरान हैं। अब वही चूज़ जो प्रेसिडेंट कर रहा है जिनको, वही चूज़ करेंगे किसको? प्रेसिडेंट को। ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस भी हो गए, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन से पहले हम लोग ये देखेंगे कि रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, रिगिड का मतलब यहाँ पर ये होता है कि कोई भी अगर आइन में रद्दो बदल किया जा रहा है, अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट की। ठीक है ना, अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल है तो नेशनल असेंबली एक है, एक ही ऐवान है, यूनिकैमरल है, सिर्फ एक ही ऐवान बनी हुई है नेशनल असेंबली, उसके 80,000 मेंबरान हैं, वही लोकल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, वही सारे काम कर रहे हैं, तो वही 2/3 मेजॉरिटी अप्रूव करवाएगी। लेकिन इसमें एक अहम चीज़ ये थी कि यहाँ पर आपको साइन चाहिए थे किसके? प्रेसिडेंट के। लाजमी प्रेसिडेंट के साइन चाहिए अगर आपने कोई अमेंडमेंट करवानी है इस आइन में, 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में। जब आइन में अगर आपने कोई, जाहिर सी बात है, रद्दोबदल करना है तो उसका इलेक्शन भी होगा। जब वो इलेक्शन था तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, बिल वास्ता था, अपॉइंट होते थे डायरेक्ट मेथड से, आते थे लोग डायरेक्ट मेथड से, लेकिन जो बेसिक डेमोक्रेटिक के मेंबर बनते थे वो थे इनडायरेक्ट मेथड से। यानी कि जो प्रेसिडेंट जिनको चूज़ कर रहा है वही उनको लाएगा, ऐवान में बैठाएगा। अब अगर मेरे अंदर कोई स्किल्स हैं और मेरे अंदर वो आवाम चाह रही है कि मैं आगे बैठूं, अब प्रेसिडेंट नहीं चाह रहा तो नहीं आ सकता। ये सिंपल सी बात थी। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इलेक्शंस का मेथड का ये मतलब होता है बेटा। आज के हिसाब से पार्लियामेंट हाउस में इनडायरेक्ट मेथड चलता है क्योंकि वहाँ पे सारे आके डायरेक्ट लोग आके बैठते हैं, किससे? आवाम से वोट हासिल करके, और उन्हीं के हिसाब से प्रेसिडेंट चूज़ होता है, उन्हीं के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर चूज़ होता है। लेकिन हैरानी की बात यहाँ पर यह थी कि यहाँ पर प्रेसिडेंट भी एक ही है जो चूज़ कर रहा है, और वही प्रेसिडेंट को कौन नुमाइंदे चूज़ कर रहे हैं? नेशनल असेंबली को। तो बात तो वही हो गई। तो ये एक ऐसा चल रहा था कि जहाँ पे प्रेसिडेंशियल का पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा था, एक ही बंदा है जो पूरी चीज़ों को देख रहा है, सिंगल मैन शो चल रहा है। जब सिंगल मैन शो चल रहा है तो इनके पास एक सबसे अहम ओहदा आया उस वक्त के हिसाब से, वो था इस्लामिक प्रोविजंस, इस्लामी दफादात। अच्छा, अब यहाँ पर अगर इस्लामी प्रोविजंस को देखा जाए तो उन्होंने अच्छे इकदाम किए, 3 तो बड़े अच्छे काम किए थे कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रख दिया था नाम। कोई भी कवानीन कुरान और सुन्ना के बगैर नहीं बनेगा, कोई अमल दरामद नहीं होगा, प्लस जो जितने भी मुसलमान होंगे वही रिप्रेजेंटेशन पे आगे बैठेंगे, किसमें? बेसिक डेमोक्रेटिक में। ज़्यादातर नुमाइंदे सिर्फ हमेशा कौन बैठेंगे? मुसलमान बैठेंगे, और कोई नहीं होगा। ये एक बात थी। हाँ, एक और अच्छा इकदाम ये था कि मुसलमान की डेफिनेशन यहीं पर आ गई थी जो 1973 में पूरी कंप्लीट की गई। ठीक है ना, मुसलमान की डेफिनेशन भी यहाँ दी गई थी कि कौन बंदे मुसलमान कहलाएंगे, यानी कि एक अल्लाह पर और आखिर रसूलुल्लाह पर, यह डिफ़ाइन हो चुका था। इसी बिहा पर एक काउंसिल बनी थी, इसको बोलते हैं इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल बनी थी। उनका काम ये था कि जो भी कवानीन जो मुल्क में बन रहे हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के हो चाहे वो कोई भी लॉज हों, वो अगर कवानीन किसी के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, किसके? कुरान और सुन्ना के अगर ख़िलाफ़ जा रहे हैं तो वो वहीं पर रोक दिए जाएंगे, भले ही वो गवर्नर बना रहा हो, भले ही वो कोई एक आम आदमी बना रहा हो या कोई लेजिस्लेटिव बना रहा हो, इवन के प्रेसिडेंट ही बना रहा हो तो रोक देंगे, वो काउंसिल उसको आगे रोक देगी। तो ये उन्होंने खुद ही बनाई थी, और आज उसी का नाम क्या है? आइडियोलॉजिकल काउंसिल, इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल आज उसका नाम है। जो हम बोलते हैं ना इस्लामिक नज़रियाती काउंसिल जो बनी हुई है, वो पहले इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल ही थी। ठीक है, जिसमें हम लोग रद्द अमल और पेशरफ देखते थे कि क्या है क्या होना है। अब ये एक ऐसी चीज़ थी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा खड़ा हुआ, लेकिन उसमें फिर एक और मुद्दा खड़ा हुआ फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स जितने भी दिए जाएंगे, बुनियादी हुकूक जितने भी जाएंगे, वो इस्लाम के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे, भले वो मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, जिनके उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी हुकूक हैं, वो दे ही जाएंगे। जिसमें सबसे अहम मुद्दा आता है कौन सा? रोटी, कपड़ा और मकान, जो आज के हिसाब से बोला जाता है। लेकिन उसमें और भी एक राइट था जो अपने रिलीजियस टेम्पल्स थे,
ग्रुप्स थे, उनके हिसाब से उनको यहाँ पे पूरा अलाउ था कि वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आर्मी है, अब ये कहना एक अलग है, करना अलग है। तो यहाँ पर एक बात यहाँ पर ये आती है, अच्छा नेशनल लैंग्वेज जो इस्लाम के लिहाज से रखी गई थी वो अरेबिक रखी गई थी उसूलन। प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन में ये रखा गया था कि हाँ इस्लामियात और अरेबिक ज़बान को बड़ा आम किया जाएगा, लेकिन नेशनल लैंग्वेज हमेशा जो होगी वो कौन सी होगी, उर्दू होगी, और जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी। हाँ, लेकिन उस दौर में उर्दू का कॉन्सेप्ट के साथ मिला दिया गया था बंगालियों को भी। अच्छा, बंगाली लैंग्वेज इसलिए थी क्योंकि बताऊँ जो ईस्ट और वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट था बेसिक डेमोक्रेटिक का, वो वहाँ पे ज़बान बंगाली इस्तेमाल कर रहे थे और वेस्ट में उर्दू इस्तेमाल कर रहे थे, मगर नेशनल लैंग्वेज दोनों ही थी। लेकिन कहा यह जा रहा था कि नहीं, जो मेजर लैंग्वेज होगी वो हमेशा उर्दू होगी। तो ये एक ऐसा तनाज़ा था जो अब तक नहीं हल हो पा रहा था, तो इसलिए 1962 में ये भी उन्होंने कर दिया। जब ये कर दिया तो ये इस्लामिक प्रोविज़न में रखा गया, क्योंकि इसको अरेबिक और इस्लामिक के साथ रखा गया था। तो ये एक ऐसी दफ़ातें थी जहाँ पर सही था। लेकिन अब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लोगों को पसंद नहीं आ रहा? अब यहाँ पर जो रिजेक्शन है इस कॉन्स्टिट्यूशन की वो सिंपल सी ये है कि एक बंदा यहाँ पर सारी चीज़ों को देख रहा है। आर्मी चीफ भी है, सिविल मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर भी है, और प्लस प्रेसिडेंट भी है। अब तीनों इख्तियारात एक बंदे के पास हैं। जब तीनों इख्तियारात एक बंदे के पास होते हैं बेटा, तो कहीं ना कहीं लोगों को यह एहसास हो रहा है कि हम उसकी गुलामी में। अब उसके भले ही कोर कमांडर जी क्यों ना हो, एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर गलत करेंगे, कुछ भी अगर गलत हो सकता है, तो फिर वो प्रेसिडेंट को जवाब दे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए प्रेसिडेंट को। और वही आर्मी चीफ भी है। जब आर्मी चीफ भी वही है और प्रेसिडेंट भी वही है, तो फिर कोर कमांडर्स की भी चेंजिंग किसके हाथ में, उस आर्मी चीफ के हाथ में। तो यहाँ पर ऐसा एक चीज़ हो रही थी कि आर्मी भी अब ज़रा थोड़ी बहुत बौखला रही थी, थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर ये चीज़ आ रही थी, तो फिर वहाँ पर एक पूरी एक पार्टी बनाई गई, पीएनए के नाम से एक पार्टी भी बनी थी, लेकिन एक सीओपी पहले आई थी, ठीक है ना, जो हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपने नोट करा हो कि ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था जिसके हिसाब से एक सिंगल मैन शो था। अब सिंगल मैन शो होने की वजह से इलेक्शन हुए 1965 में, तो उसमें क्या रद्दोअमल आया वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन अगर लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको कुछ पता हो इसके रिगार्डिंग तो वो भी शेयर करें कमेंट में। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।